हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ है और कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते क्या क्या चीज़ है। केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं? जैसे हम लोगों ने क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़ा था काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और स्पीड को हम लोग कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। स्पीड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है यूनिट टाइम में, वही उसकी स्पीड कहलाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो मूव तो करती नहीं है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। तो ऐसे कंडीशन में हम केमिकल रिएक्शंस की स्पीड की बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन केमिकल रिएक्शंस जो है जब वो प्रोसीड करती है, जब वो स्टार्ट करती है, तो उस केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग होती है। तो हम लोग किसी भी रिएक्शंस की स्पीड को उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड करेगी तो उसके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम में कितना डिक्रीज हो रहा है या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना इंक्रीज हो रहा है। तो किसी भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शंस की बात करें, मान लो कि एक रिएक्शन है R जिससे प्रोडक्ट बन रहा है क्या, P बन रहा है। तो अभी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है यानी t इक्वल टू 0 है, इसका टाइम अभी 0 है, टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन प्रोसीड करना स्टार्ट नहीं हुई है, उस समय में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट करती है, मान लेते हैं t इक्वल टू हो गया आपका t1 टाइम, थोड़ा सा टाइम भी अगर स्पेंड हुआ, ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो तुरंत रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना घटता है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मॉस कंजर्वेशन। तो डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम we can determine the rate of reaction। एक यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्शंस के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना परिवर्तन हो रहा है उसी के द्वारा हम लोग रेट डिटरमिन कर सकते हैं। या इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जितना प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो एक यूनिट टाइम में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ रहा है वही उसके रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट क्या है, यानी पर यूनिट टाइम इसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज कितना होता है या इसके प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज कितना होता है। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है इसको दो तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे? एक तो इसका एवरेज रेट होता है, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस का एवरेज रेट, क्योंकि किसी भी रिएक्शंस के दौरान रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में जो डिक्रीज होता है या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो इंक्रीज होता है, ये दोनों एक डेफिनेट अमाउंट में नहीं होता है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की डिक्रीजमेंट भी अफेक्टेड होती है। तो किसी भी रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए कई स्टेप में उसके कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है, तो हम कौन से स्टेप को लेकर के रेट डिटरमिन करें, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उसका एवरेज रेट निकाल लें। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस का एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज है इंस्टेंटेनियस रेट।
इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था इंस्टैंटेनियस स्पीड काइनेमेटिक्स में। तो इंस्टैंटेनियस रेट भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि क्या एट इंस्टेंट ऑफ टाइम द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो उस केमिकल रिएक्शंस की रेट होगी वो उसकी इंस्टैंटेनियस रेट कहलाती है। और इंस्टैंटेनियस रेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली चीज हम लोग देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अफेक्टेड करते हैं। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर कोई कैटलिस्ट अगर उपस्थित है ड्यूरिंग द रिएक्शन, कोई कैटलिस्ट है तो उस कैटलिस्ट के क्या प्रभाव होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। फिर हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस के ऑर्डर क्या हैं, ये चीजें आप लोगों के लिए नई हैं, अभी तक आप लोगों ने इनके बारे में कोई भी चीज नहीं पढ़ी है ना सुनी होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के ऑर्डर को डिटरमिन करते हैं। तो कई सारे मेथड्स हैं, हम लोग कई सारे मेथड्स लेकर के बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करें। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देयर आर सेवरल मेथड्स टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे मेथड्स हैं और बोर्ड के एग्जाम्स में भी मैक्सिमम टाइम पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, रेट ऑफ रिएक्शंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कई सारे मेथड्स हैं। उसमें इनिशियल रेट मेथड है और फिर ऑस्टवाल्ड का मेथड्स है और फिर हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करें। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे और फिर बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, किसी भी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, क्यों, क्या रीजन है कि कोई भी रिएक्शंस जो है वो या तो यूनिमॉलिक्यूलर होती है या बाइमॉलिक्यूलर होती है या ट्राइमॉलिक्यूलर होती है, टेट्रा टेट्रा पेंटा हेक्सा मॉलिक्यूलर क्यों नहीं होती है। क्या कारण है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो केवल यूनि बाई और ट्राई ही होती है। यूनिमॉलिक्यूलर होता है, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शंस में, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बाइमॉलिक्यूलर हो गई, तीन हो रहे हैं तो ट्राइमॉलिक्यूलर हो गई। लेकिन कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि रिएक्टेंट के 10 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी हम लोग 1 2 3 क्यों करते हैं, इस चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग इस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है कि कोई भी रिएक्शंस की ऑर्डर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ही होती है, फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शंस की क्यों नहीं होती है। इन चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी के आधार पे हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रीजन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस केवल 3 तक ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी मिलती है जो जीरो ऑर्डर की होती है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो फ्रैक्शनल ऑर्डर की होंगी, उनके ऑर्डर जो होंगे वो फ्रैक्शन में आएंगे। 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर 2 है तो 2 सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग सब देखेंगे रेट लॉ। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को तो हम लोग यहाँ पढ़ ले रहे हैं, लेकिन रेट लॉ कैसे लिखें, क्योंकि रेट लॉ और रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो रेट लॉ हम लोग कैसे लिखें किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए, और उसके लिए हम लोग रेट कांस्टेंट निकालते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केमिकल काइनेटिक्स इज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रेट कांस्टेंट आपके केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी चीजों को डिटरमिन करता है, बहुत सारी चीजों को ये बताता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर रेट कांस्टेंट के बारे में आपकी समझ में आ गया, सब कुछ आप जान गए रेट कांस्टेंट के बारे में, तो उस रेट कांस्टेंट के द्वारा आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, उसका काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर है, क्या है, आप इस रेट कांस्टेंट से डिटरमिन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें रेट कांस्टेंट बता देता है। फिर हम लोग देखेंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ये चीज देखेंगे। जो रेट लॉ है इसके एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। सवाल ये है कि जब हम लोग रेट लॉ लिख रहे हैं तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ की आवश्यकता क्यों है।
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज होते हैं वो इनफिनिटेसिमली स्मॉल होते हैं, देयर आर वेरी स्मॉल changing occurs in the concentration of reactant or product। बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, जो बहुत थोड़ा सा चेंज होता है तो हम उस चेंज को डिफरेंशियल मेथड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस थोड़े से चेंज होने की वजह से जो काइनेटिक्स बनी, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन हुआ, वो इंटीग्रेटेड मेथड से ही किया जा सकता है। तो बहुत स्मॉल वेरी मिनिमम चेंजेस को डिटरमिन करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। अब सारी चीजों में जितनी भी चीजें हम लोगों ने यहाँ देखी इस टॉपिक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही रिलेटेड है, क्योंकि हर एक चीज में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो थोड़ा दूसरा होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए कुछ और होता है, थर्ड ऑर्डर के लिए कुछ और होता है। लेकिन आपको इस चैप्टर में क्लास 12 के लिए केवल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही पढ़ना है, सेकंड और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में कई चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मेनली एक ही रिएक्टेंट होता है और इसी के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर के लिए आपका एक रिएक्टेंट हो सकता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 हो जाएगा अगर सेकंड ऑर्डर है तो, बात आगे समझ में आएगी। और थर्ड ऑर्डर के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 3 हो जाता है, यही वैल्यू है n की, ये n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये n होता क्या है कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कितने टर्म तक रेज किया जा सकता है, वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन सपोज करो कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, लेकिन इसके रिएक्टेंट इस तरह से है, तो A के ऊपर 1 और B के ऊपर भी 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 2 हो गया। तो ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब हमें A और B के कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के आगे बढ़ना होगा, तो इसके दो कंडीशंस होती हैं, या तो एक ही रिएक्टेंट हो या फिर दो रिएक्टेंट हैं जिसमें से एक का ऑर्डर 1 है। तो इन दोनों को लेकर के, इनके कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। बिल्कुल इस तरह से इसमें भी आता है, इसमें भी आ जाता है क्या चीज की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हो, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B हो और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C हो, तीन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि A का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 और B का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, ये कंडीशन भी अराइजेस हो सकती है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके तीन काइनेटिक्स बनते हैं, एक तो एक ही रिएक्टेंट है जो तीन मॉलिक्यूल है, या उसकी जो कंसंट्रेशन टर्म को रेज किया गया वो 3 टाइम्स तक जा रहा है, तो 3 टाइम्स तक जा रहा है तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो पहली कंडीशन तो ये बनी, या तीन डिफरेंट रिएक्टेंट हैं जिनके कंसंट्रेशन टर्म को केवल 1 तक रेज किया जा सकता है, वो भी थर्ड ऑर्डर होगा। या फिर दो रिएक्टेंट हैं जिनमें किसी एक का कंसंट्रेशन टर्म जो है वो 2 जा रहा है, दूसरे का कंसंट्रेशन टर्म 1 जा रहा है, तो इसके तीन काइनेटिक्स बनेंगे। तो अभी हालांकि ये आपके क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को ज्यादा डिस्कस करना, केवल सिंपली काइनेटिक्स देख लेते हैं, केवल फर्स्ट ऑर्डर ही आपका सिलेबस में, लेकिन हम लोग बात करेंगे इन दोनों पर भी कि कैसे ये होते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन और इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये दोनों चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ की बात करेंगे, अर्ध आयु, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे आप लोग रेडियो एक्टिविटी के अंदर, हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी अपनी एक हाफ लाइफ होती है, वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने इनिशियल जो है अमाउंट का आधा हो जाते हैं, अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाते हैं। तो जितने समय में होते हैं उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो रिएक्शन के टर्म में भी हम लोग देखते हैं कि कितने समय में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा होगा, जितने समय में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, आधा हो जाए। यानी अगर ये जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन है तो T हाफ जो होगा वो कितना होगा, वह टाइम जिसमें R का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए, आधा हो जाए। तो जितने समय में आधा हो जाता है उसको T हाफ या हाफ लाइफ कहते हैं। तो
टी हाफ के द्वारा भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की काइनेटिक्स को डिटरमिन करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड को यूज करके हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हाफ लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस पे से क्वेश्चंस आते हैं कि हाफ लाइफ क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की। आर्हेनियस इक्वेशंस क्या है? आर्हेनियस इक्वेशंस, आर्हेनियस ने जो अपना इक्वेशंस दिया था वो किस चीज को लेकर के दिया था? तो आर्हेनियस इक्वेशंस की हम लोग बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड क्यों करती है। सवाल ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड क्यों करती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग बढ़ाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने पर क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था या पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा और अभी हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे और वहां पे एक लाइन ये चीज आती है कि कैटलिस्ट की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आज तक डिटरमिन नहीं है। अभी तक लोग केवल ये अनुमान लगाते हैं कि कैटलिस्ट करता क्या होगा। ये केवल एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, कोई भी हमारे पास क्लियर कट ऑब्जर्वेशन नहीं है या कोई भी क्लियर कट पथ नहीं है जिसके ऊपर से हम ये बता पाए कि एक्चुअल में कैटलिस्ट करता क्या है। तो कैटलिस्ट कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इनहांस कर देता है, वो कौन सा पथ है जिसके थ्रू वो ऐसा करता है, इसके बारे में हमारे पास कोई क्लियर कट ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, आर्हेनियस ने बताया कि every substance has some energy and due to this energy the substance will start their chemical reactions। तो ये एनर्जी जो है वो सबके अंदर है और इसी एनर्जी से वो पदार्थ जो है वो अपनी केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करता है। आर्हेनियस का मानना था कि अगर हम कैटलिस्ट मिलाते हैं तो ये कैटलिस्ट किसी भी सब्सटेंस की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी या जिसको हम लोग संक्रियण ऊर्जा कहते हैं, जब ये घट जाएगी कोई भी रिएक्शन कम एनर्जी पर ही बूस्ट अप हो जाएगा और स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की। वो कौन सा इक्वेशन था आर्हेनियस ने जो दिया था, और वो भी रेट कांस्टेंट से ही रिलेटेड है, रेट कांस्टेंट से ही रिलेटेड होता है। उसमें हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे जिसको हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं, कैसे उसको डिटरमिन करते हैं, इसकी चीज के बारे में बात करेंगे। बात आती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस की। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होगी? सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में गिनवा दिया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर। स्यूडो ऑर्डर की बात नहीं आई। अभी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस की बात क्यों आ रही? तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको देखने से तो वो सेकंड ऑर्डर की लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो देखने में सेकंड ऑर्डर की लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो देखने में थर्ड ऑर्डर की लगती हैं, आप रिएक्शंस को देखोगे लगेगा कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कोलिजन थियरी की। कोलिजन थियरी क्या है? कोलिजन थियरी में हम लोग किस चीज की बात करते हैं? तो यहाँ कोलिजन थियरी में भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं और इसमें दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शंस जो है वो प्रॉपर वे में तभी हो सकती है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं, जब वो टकराते हैं और इस टकराहट में भी दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है एनर्जी बैरियर। एनर्जी, तो यहाँ पे मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने क्लास 11th में भी गैसेस लॉ में पढ़ा, मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो एनर्जी बैरियर की बात आती है। एनर्जी बैरियर क्या है, कैसे एनर्जी बैरियर जो है वो किसी भी रिएक्शंस के दौरान रिएक्टेंट के कोलिजन्स को प्रोसीड कराती है। कोलिजन्स तो हो रहे हैं बहुत ज्यादा, फिर भी रिएक्शंस की स्पीड स्लो है, इसका रीजन क्या है? तो ये जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं। इफेक्टिव कोलिजन कितने, टकरा तो रहे हैं
लेकिन कोलिजन इफेक्टिव कितने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा जो इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतना ही फास्ट केमिकल रिएक्शन होगी। तो हम लोग इसके लिए भी पढ़ते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन जो है, जब तक कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तब तक जो है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन कैसे करें। केमिकल काइनेटिक्स कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we studied about the rate of reactions and the factors which influences the rate of reaction. Chemical kinetics केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी रिएक्शंस के रेट के बारे में स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ उन सारे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, उन सारे फैक्टर्स की जो केमिकल रिएक्शंस के रेट को अफेक्टेड करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीड about the rate of reaction, about the rate of reaction and the factors which influences the rate of reaction. केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट के बारे में पढ़ते हैं और उन सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो उस रेट ऑफ रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होती है, इससे मतलब क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट से मतलब होता है कि वो रिएक्शंस कितना फास्ट जा रही है या फिर वो रिएक्शंस जो है वो कितना स्लो है। जैसे बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस है जो बहुत फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि वी कांट ऑब्जर्व द टाइम, हम लोग उसकी टाइम को भी नहीं जान सकते। जो हमने रिएक्टेंट को मिलाया तो प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, हमें बिल्कुल भी ये सोचने समझने का मौका नहीं मिला कि कितनी जल्दी हो गया ये प्रोसेस। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं उनको भी हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो होती हैं, बहुत स्लो, काफी समय ले लेती हैं, हम उनको ऑब्जर्वेशन में रख ही नहीं सकते हैं और धीरे 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 एक दिन हमको देखने को मिलता है अरे ये तो ऐसा हो गया। जैसे बात करें अगर हम लोग तो ग्रेफाइट से डायमंड का कन्वर्जन, दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। एक दो वर्ष नहीं लगते, कईयों वर्ष लग जाते हैं, कईयों हजारों साल लग जाते हैं। तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में नहीं रख सकते, लेकिन ये डेफिनेट है कि ग्रेफाइट से ही डायमंड में कन्वर्जन होता है बाय द यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा कार्बन जो है वो कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफाइट डायमंड में। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है और एक दिन हमें ये पता चलता है कि ऐसा हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि अभी हम लोग कोई भी ऐसा रिएक्शन करवाएं, जैसे मान लें कि हमने लेड क्लोराइड लिया, ये टेस्ट आप लोग लेबोरेटरी में कर चुके हो और लेड क्लोराइड पे आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला तो आपने क्या देखा कि लेड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया। तो लेड आयोडाइड जो बना ये येलो पीपीटी देता है, ऐसा आपने लैब में करके देखा। तो ज्यों ही आपने लेड क्लोराइड में पोटेशियम आयोडाइड का जो फर्स्ट ड्रॉप होता है, ज्यों ही उस लिक्विड के सरफेस को टच करता है त्यों ही पूरा सॉल्यूशन येलो हो जाता है।
तो कितना समय लगा हम इसको डिटरमिन नहीं कर सकते। ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत जो दो चीजें आती है, एक तो या तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है और या तो रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, तो कितनी, इसी चीज को हम लोग डिटरमिन करते हैं। थर्मोडायनामिक्स जो है वो किसी भी केमिकल प्रोसेस के रेट को नहीं बता पाता है। थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है? थर्मोडायनामिक्स बताता है अमाउंट ऑफ हीट जो यूज हो रही है उस प्रोसेस के दौरान। थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि ये प्रोसेस फिजिबल है, ये होता है। ये हमें थर्मोडायनामिक्स बताता है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये चीजें थर्मोडायनामिक्स बताता है। थर्मोडायनामिक्स तो ये कहता है कि ग्रेफाइट कन्वर्ट होता है डायमंड में। वो बहुत मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि डायमंड ही, ग्रेफाइट ही डायमंड में चेंज हो रहा है। लेकिन किस स्पीड से हो रहा है ये थर्मोडायनामिक्स नहीं बता सकता है। तो किस स्पीड से हो रहा है, उस स्पीड को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं किसको? केमिकल काइनेटिक्स को। और कोई भी प्रोसेस जिस स्पीड से हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट होते क्या है, कैसे हम लोग इस चीज को जाने? तो रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो द चेंज इन एनी वन, the change in any one of the reactant or product, the change in any one of the reactant or product concentration in per unit time, in per unit time is called rate of reaction. Rate of reaction. Change in any one of the reactant or product concentration. किसी भी, कोई भी, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर क्या हो, प्रोडक्ट हो, उन दोनों में से किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन में जो परिवर्तन होता है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मींस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जो उनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर मान लें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कि एक रिएक्टेंट है जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दो कंडीशंस आएंगी इसमें। रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दो कंडीशंस आएंगी। क्या क्या कंडीशंस आएगी? पहला कंडीशंस तो ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। पहली कंडीशन तो ये होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम। अब देखो इसी से दो चीजें बनती हैं। पहली चीज हमने आपको क्या बताया कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमेशा घटेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा। यानी ये इक्वल टू हो जाएगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, या फिर यही इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। अब अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे कंटेनर से डिसअपीयर होगा। रिएक्टेंट क्या होगा? धीरे धीरे कंटेनर से डिसअपीयर होगा। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंटेनर में प्रोडक्ट धीरे धीरे अपीयर होगा। तो इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कितना टाइम, या फिर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या टाइम। टाइम के साथ किस रिएक्टेंट का कितना डिसअपीयरेंस हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। और प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। आइए जरूरी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन अभी हम लोगों ने बात की थी R टुवर्ड्स T। इस रिएक्शंस को पूरे जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है पूरे चैप्टर में हम लोग इसी की बात करेंगे लेकर के। तो चलो मान लेते हैं T इक्वल टू जब 0 है तो इसका कंसंट्रेशन कितना है? R, और इसका कंसंट्रेशन कितना है? T। लेकिन अगर T इक्वल टू T1 हुआ तो ये कंसंट्रेशन कितना हो गया? R1, या इस तरह से भी लिख सकते हो R1। तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? T1। अगर T इक्वल टू T2 हुआ तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ R2, और ये कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ T2। तो अभी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की खाली बात करें सबसे पहले, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग निकालते हैं रेट इसके द्वारा, रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपॉन टाइम इंटरवल कितना लगा? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। आइए अभी अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट के टर्म में तो रेट कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन T2 माइनस कितना? T2 माइनस T1। अब यहां पे एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली है। क्या चीज? हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट के लिए R2 जो होगा फॉर रिएक्टेंट के लिए R2 यानी R2 का जो कंसंट्रेशन है इट इज ऑलवेज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ R1। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। R2 जो होगा वो हमेशा कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा। तो R2 अगर R3 है तो R3 जो है वो R2 और R1 दोनों से कम होगा। R4 है अगर तो R4 R3 R2 और R1 सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्या हमको ये माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल T मिला कि नहीं मिला? अब सवाल यही आता है कि सर यहाँ माइनस क्यों लग गया? ये माइनस का साइन क्या शो करता है? तो ये माइनस का साइन हमेशा यही बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। यही चीज ये माइनस बताता है, क्योंकि R2 इज लेस देन R1। R2 जो है वो लेस देन R1 है, इसलिए जो रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो रेट इक्वल टू माइनस डेल R अपॉन कितना? डेल T। आइए इन प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो जो कंसंट्रेशन ऑफ P2 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ T1, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन रहा है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो T2 स्टेज पे P2 का कंसंट्रेशन जो होगा वो P1 से कहीं ज्यादा होगा, तब तक और ज्यादा प्रोडक्ट बन चुका होगा।
तो ऐसी कंडीशन में रेट को हम लिख सकते हैं कैसे कि डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल T। ये हो गया प्रोडक्ट के टर्म में रेट को डिटरमिन करना। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में और प्रोडक्ट के टर्म में दोनों टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दोनों टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस जिनका रेट ऑफ रिएक्शंस हमें डिटरमिन करना है। चले इसको मिटा लेते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। सम एग्जांपल टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास PCl5 है और ये PCl5 डिसएसोसिएट होता है PCl3 और Cl2 में। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के रेट को हमें क्या करना है, डिटरमिन करना है। कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो रेट दैट विल बी इक्वल टू क्या, माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल T, या डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल T, या यही इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कितना, डेल T। बस। अब कहोगे कि सर कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे डिटरमिन करें, तो ये चीज तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको आप लोगों ने सॉल्यूशन में पढ़ा है। मोलैरिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मोलैरिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनके द्वारा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आप डिटरमिन कर सकते हैं। वैसे ये चीजें आपको क्वेश्चंस में दी रहेंगी कि T1 टाइम इतना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना था, T2 टाइम पे इतना है, तो दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे और भी रिएक्शंस हैं। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है Hg plus Cl2, प्रोडक्ट बना HgCl2, ये दूसरा है, इसको पहला है। तो इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, कैसे करना है, रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन डेल T, दैट इज इक्वल टू कितना, माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल T, दैट इज इक्वल टू कितना, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन डेल T। इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही और भी रिएक्शंस जितनी भी हैं उनके हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। अभी एक और चीज हम लोगों को देखनी है कि अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शंस हो रही हो जिसमें कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगे हुए हो, तो उनका हम लोग रेट कैसे डिटरमिन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 और बन रहा है क्या, 2HI, एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगा हुआ है, तो इसका हम रेट कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसका रेट डिटरमिन करने के बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है। रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल T, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल T, दैट इज इक्वल टू कितना, 1/2 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल T। तो जितना कोएफिशिएंट्स लगा हुआ है उसको उतना 1/2 कर देते हैं। जैसे एक और रिएक्शंस देखते हैं इस तरह की, जबकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगा हुआ हो, तो हम उस रिएक्शंस के रेट को कैसे डिटरमिन करेंगे। एक और रिएक्शन देखते हैं, देखो N2 प्लस 3H2, प्रोडक्ट बना क्या, 2NaH3। तो इस रिएक्शंस के लिए अगर हमको रेट डिटरमिन करना है तो रेट इक्वल टू माइनस डेल
concentration of N2 upon del T equal to -1/3, ध्यान देना, -1/3 del concentration of H2 upon del T, that is equal to कितना हुआ, 1/2 del concentration of NaH3 upon कितना, del T। इस तरह से हम लोग इसके रेट को डिटरमिन कर देते हैं। फिर और भी थोड़ी बड़ी रिएक्शंस हो तो आप क्या करेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगे होंगे उन सारे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को हम 1 करके लिख देते हैं। जैसे 5Br आयन प्लस BrO3 माइनस आयन प्लस 6H आयन, एरो बना क्या 3Br2 और क्या बन गया 3H2। चलिए इस रिएक्शंस का रेट डिटरमिन करना है, तो रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br आयन अपॉन कितना डेल T इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 आयन अपॉन कितना डेल T इक्वल टू कितना हो गया, -1/6 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन अपॉन डेल T इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन कितना डेल T इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन कितना हो गया डेल T। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शंस की रेट को डिटरमिन कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करें, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे कैलकुलेट करें, और कैसे हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफिकली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, और फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग इन चीजों को रिपीट करिए, कॉपी करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना।